नमस्कार। हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाने वाले चिन्हों की श्रृंखला के एपिसोड नंबर 7 के पार्ट 3 में हम 9 चिन्हों को शामिल कर रहे हैं। उससे पहले परफेक्ट क्लासेस हिंदी चैनल की मोबाइल खिड़की पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आपके अपने आज़ाद सर का कीजिए स्वीकार हिंदी नमस्कार। हिंदी चिन्हों की श्रृंखला में चिन्हों के नाम इस प्रकार हैं। पहला चिन्ह हमने लिया है हंस पद या त्रुटि बोधक या विस्मरण चिन्ह, और दूसरा तुल्यता सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह, टीका या तारक सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, तीर्थक चिन्ह और रेखांकन चिन्ह, और पाद बिंदु चिन्ह और व्युत्पादक चिन्ह। इन चिन्हों के बारे में हम आज आपको उदाहरण सहित जानकारी देंगे। एपिसोड 7 के पार्ट 3 में हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाने वाले चिन्हों में सबसे पहले हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह या इसे विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। इसकी परिभाषा: जब किसी वाक्य में कोई शब्द लिखते समय भूल चूक से छूट जाता है तब हंस पद या त्रुटि बोधक या विस्मरण चिन्ह लगाकर उस शब्द को ऊपर लिख दिया जाता है। ऊपर लिख देने से वह वाक्य संपूर्ण हो जाता है। ऐसे यह चिन्ह लगाया जाता है और प्रयोग किया जाता है। चलिए उदाहरण से इसे और अच्छे से समझते हैं। एपिसोड नंबर 7 के भाग 2 में हमने सबसे पहले हिंदी विषय में प्रयुक्त होने वाले चिन्हों के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे पहला चिन्ह आज के भाग में हमने लिया है हंस पद या विस्मरण या त्रुटि बोधक चिन्ह। ये आप इसकी आकृति देख रहे हैं, आधे त्रिभुज जैसा है और या पर्वत की एक शिखर जैसा है। ये मैंने बड़ा इसलिए बनाया है ताकि आप अच्छे से उसको देख सकें। उदाहरण के जरिए इस चिन्ह को हम समझेंगे कि ये कहाँ लगाया जाता है और क्यों लगाना ज़रूरी हो जाता है। पहला, हमें रोज़ाना अपना कार्य करना चाहिए। करना अगर हम लिखते लिखते भूल गए हैं तो ये शब्द, ये उसके पहले का शब्द और उसके बाद के शब्द के बीच में जो जगह खाली होती है वहाँ पर हंस पद या विस्मरण या त्रुटि बोधक चिन्ह लगाकर जो छूटा हुआ शब्द है उसको हम ऊपर लिख देते हैं तो हमारी लाइन पूरी हो जाती है। पढ़ने वाला उसका अर्थ बारीकी से समझ जाता है। दूसरे उदाहरण के जरिए और समझेंगे। मेरी बस छूट गई। ये भी छूटा हुआ शब्द था। हंस पद चिन्ह लगाकर उस चिन्ह के ऊपर वो छूटा हुआ शब्द लिख देते हैं तो वाक्य पूरा हो जाता है। पढ़ने वाला मैसेज पूरा ले लेता है, संदेश पूरा ले लेता है। इसलिए हंस पद और विस्मरण चिन्ह बहुत अति आवश्यक होता है। दूसरे नंबर पर तुल्यता सूचक चिन्ह है और यह समानता और बराबरी के आधार पर लगाया जाता है। परिभाषा: किसी शब्द अथवा गणित के अंकों के बीच की समानता या बराबरी को स्पष्ट करने के लिए तुल्यता सूचक चिन्ह लगाया जाता है। इसे बराबर का चिन्ह भी कहा जाता है। उदाहरण के जरिए हम और अच्छे से समझते हैं। दूसरे नंबर पर तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता मतलब बराबरी, समानता या ये समझ लीजिए कि एक प्रकार का समान देखने की नज़र। तुल्यता सूचक चिन्ह आकृति देख लीजिए, बराबर का निशान है। गणित में भी उपयोग किया जाता है लेकिन व्याकरण पद्धति में हिंदी विषय में भी उपयोग में आता है। उदाहरण के जरिए हम समझेंगे। पहला उदाहरण है
4 धन 4 बराबर 8। दूसरे उदाहरण से हम समझेंगे अशिक्षित बराबर अनपढ़। तीसरे उदाहरण से हम समझेंगे अश्व बराबर घोड़ा। यह चिन्ह भी इसी प्रकार से कि ये घोड़ा और अश्व दोनों बराबर हैं अर्थ के मामले में और समानता के मामले में, इसलिए तुल्यता सूचक चिन्ह बहुत ज़रूरी होता है। अगला चिन्ह है समाप्ति सूचक चिन्ह। परिभाषा, इस चिन्ह का प्रयोग हमेशा बड़े लेख, कहानी, अध्याय एवं पाठ एवं पुस्तक के अंत में करते हैं, जो सूचना देता है कि लेख, कहानी, पाठ, अध्याय या ये पुस्तक समाप्त हो चुकी है। उदाहरण के जरिए इसे कहाँ लगाया जाता है हम और आप समझते हैं। तीसरा, इस भाग में हम तीसरा चिन्ह ले रहे हैं समाप्ति सूचक चिन्ह। ये चिन्ह बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इसके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। आकृति इसकी देख लीजिए, एक शून्य, छोटा सा शून्य और आसपास लकीर खींची हुई है। उदाहरण, कहानी, कोई कहानी है और वो ख़त्म हो रही है और ये कहानी लेख के अंत में ही ये लगाया जाता है, या कोई पुस्तक समाप्त हो रही है उसमें लगाया जाता है। तो उदाहरण के जरिए समझते हैं। ये कहानी की अंतिम 4 लाइनें हैं। राजा ने सभी शत्रुओं को ख़त्म कर प्रजा की भलाई का राज फिर से कायम कर लिया। ये समाप्ति का चिन्ह लगा दिया जाता है। ये चिन्ह दिखाता है कि यह कहानी, यह लेख, यह पाठ समाप्त हो चुका है। अगला चिन्ह है टीका या तारक या सूचक चिन्ह। टीका या तारक सूचक चिन्ह। परिभाषा, यदि किसी लेख या पुस्तक में किसी शब्द के विषय में कोई सूचना देनी हो, तब उस शब्द के साथ तारक या स्टार या टीका चिन्ह लगा देते हैं और उसके पन्ने के नीचे उसका विवरण या अर्थ लिख दिया जाता है। ऐसे टीका या तारक चिन्ह उपयोग किया जाता है। उदाहरण के जरिए और स्पष्ट हम समझेंगे। चौथा चिन्ह जो हमने लिया है वो बहुत आवश्यक है। अक्सर उसका उपयोग आपको देखने को मिल जाता होगा। टीका या तारक या तारा सूचक चिन्ह। आकृति ये मोबाइल के स्टार जैसी होती है। कहीं वो धन के रूप में भी लगा दिया जाता है, कहीं डॉट के रूप में भी लगा दिया जाता है, कहीं वह 1, 2, 3 के रूप में भी लगा दिया जाता है। उसका कोई आकार सुनिश्चित नहीं है, लेकिन इस तारे से उसकी शुरुआत हुई थी। उदाहरण के रूप में हम समझेंगे। पहला, आसमान में सप्तऋषि दिखाई दे जाते हैं, ये स्टार लगा हुआ है। दूसरा, नमाज के पूर्व अजान होती है, ये अजान में स्टार लगा हुआ है। ये जिस शब्द के नीचे या ऊपर ये तारक या टीका सूचक चिन्ह लगा होता है, इसका मतलब है बाद में या उस पृष्ठ के नीचे, उस पेज के नीचे उनका अर्थ भी बताया जाएगा। वो कठिन शब्द हैं। 7 सप्तऋषि, 7 तारों का समूह और अजान अल्लाह की पवित्र वाणी, ये इनके अर्थ होते हैं। अगला चिन्ह है योजक चिन्ह। परिभाषा, शब्दों के मध्य अंतर को दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग अक्सर हिंदी में किया जाता है। उदाहरण के जरिए हम स्पष्ट रूप में समझेंगे। अगला चिन्ह हमने लिया है योजक चिन्ह। इसका मतलब होता है योग, जोड़ना, संबंध स्थापित करना, 2 पदों में संबंध स्थापित करना। आकृति देख सकते हैं, ऋण के निशान जैसी है। उदाहरण से हम समझेंगे। पहला, माता पिता, बीच में योजक चिन्ह।
तन मन धन बीच बीच में योजक चिन्ह, सोना चांदी योजक चिन्ह, दिन रात योजक चिन्ह, काल चक्र योजक चिन्ह। ये अक्सर हमको जोड़े में युग्म में जो शब्द लिखे जाते हैं या जो वाक्यों में आते हैं एक जैसे होते हैं, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, उनके बीच में योजक चिन्ह ही लगाकर हम उन्हें प्रदर्शित करते हैं, इंगित करते हैं, और वही सही नियम है। छठवां चिन्ह हमने इस एपिसोड में लिया है तीर्थक चिन्ह। परिभाषा: दो शब्दों के बीच अंतर या विकल्प बताने के लिए यह चिन्ह प्रयोग में किया जाता है। अक्सर यह चिन्ह गणित में किया जाता है या कोई सूची बन रही होती है उसमें किया जाता है। उदाहरण के जरिए स्पष्ट रूप से हम आपको समझाते हैं। छठवां चिन्ह हमने लिया है तीर्थक चिन्ह। इस चिन्ह के बारे में हम गणित में भी पढ़ते हैं या फिर हम हिंदी में भी पढ़ते हैं या हम कोई सूची बनाते हैं उसमें भी हमें दिखाई दे जाता है। इसकी आकृति है पूर्ण विराम के जैसी है, लेकिन वो झुका हुआ है। उदाहरण के रूप में हम समझेंगे। पहला, छात्र तीर्थक चिन्ह छात्रा, लड़का तीर्थक चिन्ह लड़की, 100 मीटर दौड़ तीर्थक चिन्ह 400 मीटर दौड़। तीर्थक चिन्ह का मैं एक और मैं बात बता दूं, इसे अंग्रेजी में ऑब्लिक कहा जाता है। ये भी बहुत एक ज़रूरी चिन्ह है जो हिंदी विषय में आता है। अगला चिन्ह है रेखांकन चिन्ह। अंग्रेजी में इसे कहते हैं अंडरलाइन। परिभाषा: वाक्यों के बीच बीच में महत्वपूर्ण शब्द आते हैं, तब उन्हें अलग से दिखाने के लिए शब्द के नीचे या वाक्यांश के नीचे एक रेखा खींच दी जाती है, और रेखा जब उस शब्द या उस वाक्यांश के नीचे लगा दी जाती है तब ये स्पष्ट होता है कि वो कोई ख़ास शब्द है या ख़ास वाक्यांश है, उसका कुछ अलग से अर्थ होगा। इस तरह से रेखांकन चिन्ह लगाया जाता है। आइए हम इसे भी उदाहरण के जरिए समझेंगे। अगला चिन्ह है रेखांकन चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अंडरलाइन। आकृति देख सकते हैं कि लंबी लाइन। उदाहरण के रूप में हम समझेंगे। क्या सच में तुमने खगोल विद्या पढ़ी है? जो उस वाक्य में ख़ास शब्द है जिसका अर्थ बताना बेहद ज़रूरी है या जिस पर बोलते समय लिखते वक्त जोर देना ज़रूरी है, उसे उभारना है तो उसके नीचे अंडरलाइन लगाई जाती है। दूसरा, मुस्लिम धर्मगुरु हमेशा तस्बीह पढ़ते रहते हैं। तस्बीह इस पे अंडरलाइन किया गया है। अब इसका भी अर्थ देख लेते हैं। अंडरलाइन करने वालों का जो शब्द है उनका क्या अर्थ है। खगोल विद्या का अर्थ है ग्रह नक्षत्र का ज्ञान, और तस्बीह का मतलब होता है माला फेरना। अगला चिन्ह है पाद बिंदु चिन्ह। इसकी परिभाषा अरबी फारसी से आए हुए शब्दों के नीचे लगने वाला चिन्ह जो बिंदु के रूप में होता है, पाद बिंदु कहलाता है। उदाहरण के रूप में हम और स्पष्ट रूप में समझेंगे। अगला चिन्ह हमने लिया है पाद बिंदु चिन्ह। यह चिन्ह जो है हमारे हिंदी में विदेशी भाषाओं के या दूसरी भाषाओं के जैसे अरबी फारसी भाषाओं के शब्द हिंदी में आकर के ऐसे रच बस गए हैं कि वो हिंदी के ही लगते हैं, लेकिन जब हम उनके उच्चारण में जोर देते हैं तो उनमें एक इस बिंदु की आकृति लगाना बहुत ज़रूरी है। ये दो प्रकार की आकृति हो सकती है। एक प्रकार की आकृति ये है जो भाग चिन्ह जैसी है, और एक ये डॉट के जैसी है। उदाहरण से हम समझेंगे। कोरा कागज़, इन तीनों अक्षरों के नीचे वो बिंदु पाद बिंदु लगा हुआ है, तब ही ये जो फारसी अरबी का शब्द है इसे हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, उच्चारित कर सकते हैं। दूसरा, अच्छी खुराक, अच्छी खुराक, पाद बिंदु चिन्ह इसमें भी लगा हुआ है।
और अगला है तीसरा उदाहरण है इजाज़त। ये हम इसमें भी दूसरे जा में बिंदु लगा है तो वो जा की जगह जा हो जाएगा, इसलिए उनके उच्चारण के लिए ये पाद बिंदु अक्सर ऐसे शब्दों में लगाया जाता है। और इस एपिसोड के पार्ट 3 में हमने चिन्हों, हिंदी के विशेष चिन्हों के आधार पर हमने 9वां चिन्ह लिया है व्युत्पादक चिन्ह। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक का दूसरे से मुंह विपरीत होता है और इसकी परिभाषा शब्द की उत्पत्ति दर्शाने के लिए या बड़ा छोटा दिखाने के लिए यह बिंदु गणित में या हिंदी में उपयोग में लाया जाता है। चलिए उदाहरण के जरिए स्पष्ट रूप में हम समझेंगे इस बिंदु का क्या होता है। एपिसोड नंबर 7 जिसमें भाग 3 दिखाया जा रहा है विराम चिन्हों से संबंधित, उसका अंतिम 9वें नंबर का चिन्ह है व्युत्पादक चिन्ह। यह चिन्ह जो है बहुत ज़रूरी चिन्ह होता है जो गणित और हिंदी में उपयोग में लाया जाता है, कई रसायन और फिजिक्स में भी लाया जाता है। उदाहरण के जरिए हम समझेंगे। आकृति पहले देख लें इसकी। ये आकृति है, ये त्रिभुज जैसी आकृति है और एक दूसरे से विपरीत हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। उदाहरण संस्कृत व्युत्पादक चिन्ह, पाली व्युत्पादक चिन्ह, प्राकृतिक। इसका मतलब ये है कि प्राकृतिक भाषा से पाली भाषा बनी है, पाली भाषा से संस्कृत भाषा बनी है। गणित में उपयोग में लाए जाने के लिए देख लीजिए, इसका मुंह 9 के तरफ बड़ा है, इसलिए इसको कह सकते हैं 8 से 9 बड़ा है। और ये 8 यहाँ इस तरफ लिख दिया गया है और 9 इस तरफ लिख दिया गया है, लेकिन फिर भी 9 के तरफ उसका बड़ा चिन्ह है, तो ये कह सकते हैं 8 से बड़ा 9 है। दोनों ही स्थिति में जो है व्युत्पादक चिन्ह लगाना बहुत ज़रूरी होता है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हिंदी विषय में प्रयोग आने वाले चिन्हों के बारे में विस्तृत जानकारी 3 भागों में दी गई और जानकारी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आप इस जानकारी से अपना ज्ञान वर्धन कर रहे होंगे। मैं मानता हूं कि स्कूल के विद्यार्थी हों या कॉलेज के विद्यार्थी हों या प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले प्रतियोगी हों, सब लोग लाभ उठा रहे होंगे क्योंकि हमने प्रस्तुतिकरण में सरलता रखी है और सरल शब्दों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से हमने विराम चिन्हों और वो कहाँ लगाए जाते हैं, क्या उनकी आकृति होती है, आपके समक्ष रखा है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक्स कमेंट्स दें और अनुदान करते रहें। चैनल को क्रमिक विकास देने के लिए हमें तकनीकी को विकसित करने के लिए हमारे पास अनुदान की बहुत आवश्यकता है। आप करते रहें और एक छोटा सा अनुदान देकर आप चैनल को कृतार्थ कर सकते हैं। जानकारी हम यूं ही सारगर्भिक आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इस एपिसोड में दीजिए हमको इजाज़त। आजाद सर को सभी का हिंदी नमस्कार।